सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डिटेल इन डेप्थ कंप्लीट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और भी बहुत सारे चैप्टर इस सीरीज में कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट्स करवाई है। मैंने आपको डिटेल नोट से भी पढ़ाया है, एक एक चैप्टर की काफी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग करवाई है। होप आपने वो वीडियो देखे होंगे और आपको समझ आया होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाएंगे और वो वीडियो देखेंगे, लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर की एनसीईआरटी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज में होगा, देखो एक साथ तो एक क्लास में भी स्टार्टिंग है, तो हम पूरा एनसीईआरटी एक साथ नहीं कर सकते। मैं करवा भी सकती हूँ तो तुमको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अभी हम थोड़े पार्ट्स में करेंगे, जैसे 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 नीट का टाइम पास में आएगा वैसे वैसे हम ट्राई करेंगे कि वन शॉट्स भी लेने की कोशिश करेंगे ना। उसके अलावा हम क्या क्या सेशन में करने वाले हैं उसका वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अगर कोई चैनल पे नया है और कोई पुराना भी है जिसने सब्सक्राइब किया लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो बच्चों आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा ना, जो कि है अरे एक सेकेंड ना, जो कि है t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। ये वाला टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला इंस्टाग्राम ज्वाइन करेंगे अगर आपको बायोलॉजी की कोई भी ट्रिक्स वगैरह चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक को काफी कम टाइम में आपको समझना है, तो उसके लिए आप ये दोनों चैनल ज्वाइन करेंगे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना और कॉमेंट करना कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर को। सबसे पहले तो आप में से कोई भी बच्चा बिना एनसीईआरटी के क्लास में आएगा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी हाईलाइट, भले आप देखो अगर साथ साथ हाईलाइट नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे को बस ये चाहिए कि चैप्टर होने के बाद तुम इस वीडियो से पूरी एनसीईआरटी को डाउनलोड कर, पूरी एनसीईआरटी को अपने हाईलाइट करो और टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना, ताकि तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए इजी हो जाएगा। वो पीडीएफ में भेज दूंगी तुमको। अब देखो क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है फैसिनेटली डाइवर्स और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है। मतलब लिविंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं दुनिया की सारी लिविंग चीजों की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और बड़ा होने के साथ साथ उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सारी है। कैसे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ एक चिड़िया की, तो आपको चिड़िया में भी बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी। अलग जगह पे रहने पे उनमें अलग अडेप्टेशंस मिल जाएंगी। अगर ह्यूमंस भी है तो हर जगह के अकॉर्डिंग उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी। उनके अंदर जो कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म वगैरह, जो उनके अंदर कोई भी स्पेशल अडेप्टेशन दे रखी है भगवान ने, तो वो जगह के अकॉर्डिंग या फिर उनकी एज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो लिविंग वर्ल्ड बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अगेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं अलग अलग लेवल पे बात करूं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है। हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस लेवल पे समझना जरूरी है। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ बनता है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कि अगर सेम स्पीशीज के होते हैं तो पॉपुलेशन बना लेते हैं, फिर कम्युनिटी, फिर उनसे इकोसिस्टम एंड देन बायोम बन जाते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं ना, एक एक जो हमने पढ़े उनको डीपली समझते हैं। देखो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, और मिलके बना देते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, 200 से 250 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 तरह के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, इसका मतलब अमीनो एसिड छोटा होगा, प्रोटीन बड़ा होगा। अब जो हमारा अमीनो एसिड है वो छोटा है इसलिए हो गया माइक्रोमोलिक्यूल, जो प्रोटीन है वो बड़ा हो गया इसलिए क्या हो गया मैक्रोमोलिक्यूल। इतना समझ में आया। तो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ये सेल से छोटे होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनते हैं हमारे सेल। सेल क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, चैनल पे बने रहना तुम लोग। सेल क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है। अब क्या हुआ था, ऐसा माना जाता है, इनफैक्ट अभी भी माना जाता है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर सेल नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर एक सेल से भी, मतलब
मतलब देखो एनसीईआरटी कहती है कि सेल से कम स्ट्रक्चर या मतलब एक कंप्लीट सेल नहीं मिलना इंसान को लिविंग नहीं होने देता, इंसान के किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं बनने दे देता। जब तक किसी ऑर्गेनिज्म में सेल है तब तक वो लिविंग है। सेल कैसा? लिविंग सेल होना चाहिए। सेल चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, आराम से जी सकता है, बस सेल होना चाहिए और कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए सेल का। समझ में आया इतना? अब देखो सेल जब एकदम सिमिलर फंक्शन करने वाले सेल मिल जाते हैं तो बना देते हैं टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू भी हम इस पूरी सीरीज में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सारे सेल मिलेंगे जो जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन सेम है, वो वाले सेल मिलेंगे, मिलके क्या बना लेंगे, हमारे टिश्यू बना लेंगे। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो मिल के पूरा ऑर्गन सिस्टम, देन बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सपीरेटरी सिस्टम, है ना। तो दोनों ये जितने भी टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं सब मिलके क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब जो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है, मानो मैं बनी इतने सारे सिस्टम बना के, अब मैं बन गई, अब मेरे जैसे और भी दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, सब मिलके क्या बना लेते हैं, एक पॉपुलेशन बना लेते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलके बनती है। अब मैं इंसान हूं, मेरी पॉपुलेशन यानी कि मेरे साथ जो होंगे वो सारे क्या होंगे, इंसान होंगे। लेकिन मैंने बोला कम्युनिटी बन गई, इसका मतलब एक स्पीशीज ही नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज जो है वो मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले मिलेंगी, जैसे कि मानो बहुत सारे इंसानों की स्पीशीज रह रही है तो हमारे साथ बहुत सारे बैक्टीरिया की स्पीशीज भी होगी इस वातावरण में, एनवायरमेंट में। हमारे पास अगर पॉन्ड की बात करूं तो बहुत सारे लोटस की, बहुत सारे फिशेस की पूरी पॉपुलेशन होगी, है ना। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस मिल जाती हैं तो कम्युनिटी बना लेती है। अब जब अलग अलग कम्युनिटी मिल जाएगी, मान लो एक लिविंग चीजों की कम्युनिटी, एक नॉन लिविंग चीजों की कम्युनिटी, तो वो सब मिल जाएंगे तो हमारा क्या बना लेंगे, इकोसिस्टम बना लेंगे। अब जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाएंगे तो बायोम बना लेंगे। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अभी एक एक को देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है हमारी कि व्हेन वी हियर बुलबुल सिंगिंग अर्ली इन द गार्डन, जब हम देखते हैं कि सुबह सुबह गार्डन में चिड़िया चहचहाट कर रही है, तो हमारे माइंड में क्या ये क्वेश्चन नहीं आता है, बताओ मुझे, क्या हमारे माइंड में ये प्रश्न नहीं आता है कि एक बर्ड कैसे गा लेती है, या फिर ये बर्ड गाना ही क्यों गा रही है, इसको क्या जरूरत है इतना गाने की? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारे माइंड में? भाई मैं छोटी थी तब मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे, अजीबो गरीब क्वेश्चंस। बस क्या मैं थोड़ी सीधी थी ना, तो कभी टीचर से पूछा ही नहीं मैंने। देखो हमारी एनसीईआरटी पूछ रही है तो हमें जवाब देना पड़ेगा। हमारी बर्ड कैसे गाना गा रही है, क्योंकि उसके गले में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। हमारी एनसीईआरटी पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है कि ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, उसमें वॉइस बॉक्स का ऑपरेशन होता है, प्लस वाइब्रेटिंग बोन भी होती है उसके पास। वही बात है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड वगैरह लगे होते हैं, इसकी वजह से वो बोल सकती है। Why does a bird sing? अब एक बर्ड को, एक चिड़िया को गाना गाने की जरूरत क्या है, क्यों इतनी मधुर आवाजें निकाल रही है वो? क्योंकि उसे चाहिए कि उसका पार्टनर वो आवाज सुने, उसकी आवाज सुन के अट्रैक्ट हो जाए, उसकी आवाज सुन के जब अट्रैक्ट होगा तब उससे मीटिंग करने के लिए आएगा। और ये कब चिल्लाती है, आई मीन और ये कब गाना गा रही होती है, ऐसे अपने ब्रीडिंग सीजन में गाना गा रही होती है। तो क्या होता है, बर्ड्स को अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे गाने गाने पड़ते हैं, ऐसे सिंगिंग करनी पड़ती है। कब करेगी, ब्रीडिंग सीजन के दौरान करेगी। तो अब आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन भी आते होंगे, एनसीईआरटी कहती है कि नाइट फ्लावर्स क्यों ऐसे व्हाइट व्हाइट क्यों होते हैं, इतने सुंदर क्यों होते हैं ना व्हाइट व्हाइट। उसके बाद आपके मन में ये भी क्वेश्चन आते होंगे कि हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर। अब एक बी है, उसे कैसे पता चलता है कि भाई यही मेरा फूल है, इसके अंदर नेक्टर होगा, मैं जाती हूँ, कैसे पता चलेगा उसको? एक कैक्टस है तो उसके पास इतने सारे कांटे क्यों हैं? एक चिक है तो वो जब एक अंडे में से कोई भी एक चिक निकलता है तो उसे कैसे पता चलता है कि वही मेरी मम्मी है? तो इन क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। वैसे तुम्हें पता होगा कि कैक्टस के थॉर्न क्यों होते हैं? उसे प्रोटेक्शन चाहिए भाई, कोई भी जानवर आके उसे खा लेगा तो उसकी स्टेम ही तो पूरी है जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, वो जिंदा कैसे रहेगा? तो ऐसे एरिया में ब्राउजिंग एनिमल्स से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी बॉडी के चारों तरफ क्या लगा देते हैं, थ्रॉन लगा देते हैं। अब एक चिक को कैसे पता चलता है कि उसकी मदर कौन है? देखो क्या होता है ना, जैसे कि अगर कोयल का केस में मानो, तो जब वो अंडे से बाहर निकलती है तब ऐसा केस होता है कि जो बेबी है वो बाहर निकला अपने एग से,
तो उसके आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी है ना, जो भी चिड़िया वगैरह उसके आसपास होगी, उसको ही वो अपनी मदर मान लेगी। फर्क नहीं पड़ता वो उसकी मदर है या नहीं। जिसे पहली बार देखती है उसे अपनी मदर मान लेती है, अगर तुम भी उसके पास होगे तो वो तुम्हें ज्यादा रिकॉग्नाइज करने लगेगी बाकी के कंपैरेटिव, है ना, जैसे कि हम अपनी मदर से प्यार करते हैं उस तरह से, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन के आंसर भी एनसीईआरटी हमें देगी। अभी देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब इकोलॉजी क्या होती है, हमें इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरा यूनिट पढ़ रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए क्या देखते हैं हम इसमें, क्या पढ़ने वाले हो तुम इसमें। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेक्शन बताता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरमेंट, मतलब एक तो ऑर्गेनिज्म खुद और दूसरा उसका फिजिकल और एबायोटिक एनवायरमेंट। अब बायोटिक एबायोटिक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एबायोटिक क्या होता है कि नॉन लिविंग चीजें लेकिन जो नेचुरली बन रखी है, जैसे कि हमारी सॉइल है, जैसे कि सन है, वाटर है, विंड है, ये सब। और बायोटिक चीजें कौन सी होती है, जो लिविंग चीजें होती है, जैसे कि ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, जो भी है, ठीक है, उसे कहते हैं। अब इकोलॉजी के जो लेवल्स होते हैं वो देखते हैं कि इकोलॉजी के 4 लेवल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कौन कौन से लेवल होते हैं हमारे, ऑर्गेनिज्म होता है, पॉपुलेशन होता है, कम्युनिटी होता है और बायोम्स होते हैं। ये लाइन छोटी सी दिखती है एनसीईआरटी में, पर यहाँ से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं। एक तो कितने लेवल होते हैं इकोलॉजी के, 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो मैं ट्रिक बताती हूँ तुम्हें, यहाँ मैंने लिखी नहीं पर मेरी बात ध्यान से सुनो। OPCB, देखो OPCB, पीसीबी सब्जेक्ट लिया है ना तुमने, देखो OPCB, इकोलॉजी के 4 लेवल तुम ही हो, ठीक है। O यानी ऑर्गेनिज्म, PCB यानी कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो, इकोलॉजी के 4 लेवल तुम ही हो, ठीक है। आगे देखो ट्रिक कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी, लगी तो फिर कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ी तारीफ कर दो ना यार ट्रिक की। पॉपुलेशन क्या होती है, देखो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन एक तो सेम स्पीशीज से बनती है, दूसरी वो स्पीशीज एक एरिया में रहने वाली होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ एरिया में रहने वाली, तीसरी वो स्पीशीज जो है एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके ऐसी होनी चाहिए, तभी वो मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे। अभी तुम बोलो मैंने एनिमल की स्पीशीज बनाई, एनिमल में मैंने एक सॉरी एनिमल की पॉपुलेशन बनाई, एनिमल में मैंने एक ले लिया बियर और एक ले ली मैंने कैट, तो क्या वो पॉपुलेशन होगी, दोनों ही एनिमल है ना स्पीशीज। अरे भाई सोचो, खुद सोचो, कैन दे इंटरब्रीड, नहीं तो वो पॉपुलेशन नहीं है। कैट्स की सारी एक पॉपुलेशन होगी, बियर की सारी एक पॉपुलेशन होगी, हाँ वो मिलके कम्युनिटी जरूर बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज होती है, ठीक है। तो हम वैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो इंटरब्रीडिंग टर्म होता है उसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल का ग्रुप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है उसे भी हम पॉपुलेशन मानेंगे, यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि जो बैक्टीरिया है ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उनकी भी एक पॉपुलेशन होती है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि जो इंटरब्रीडिंग है वो सेक्स रिप्रो से ही होनी चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर असेक्स रिप्रो हो रहा है तो भी आप उसको इंटरब्रीड कंसिडर करके पॉपुलेशन में डाल सकते हो, ठीक है। और ये बात जानना कि जो पॉपुलेशन है वो हम वैसे ऑर्गेनिज्म की मानते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी भी मानते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब पॉपुलेशन के एग्जांपल देखो, वेटलैंड के अंदर सारे कॉर्मोरेंट्स कॉर्मोरेंट्स, ठीक है। एबंडन ड्वेलिंग के अंदर हमारे रेड्स, टीक वुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया ऑन अ कल्चर प्लेट, मैंने तुम्हें भी बताया था, लोटस इन अ प्लांट, ये भी बात हमने की थी। तो ये सब क्या करते हैं, पॉपुलेशन बना लेते हैं। ये पॉपुलेशन का ही लेवल है, इट इज अ पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट, मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, जो डार्विन भाई साहब का है, जो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वही आगे जाके सरवाइव कर सकता है, वही आगे जाके अपने आप को प्रूव कर पाएगा, वही जिंदा रह पाएगा, जो लड़ सका वो जिंदा रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन वाली बातें थी ये एक पॉपुलेशन पे लगती हैं,
ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हमेशा किसी इंडिविजुअल पे नहीं लगता, पॉपुलेशन पे लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी, मतलब देखो नेचुरल सिलेक्शन एक पूरी पॉपुलेशन पे लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर एक इंडिविजुअल पे भी होता है, ये बात ध्यान रखना। पॉपुलेशन इकोलॉजी an important area because it links ecology to the population genetics and evolution। आया समझ में? पॉपुलेशन के कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स नहीं होते। जैसे कि पॉपुलेशन अगर होगा तो उसकी बर्थ रेट होगी, उसकी डेथ रेट होगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल होगा तो या तो उसकी बर्थ होगा या उसकी डेथ होगी। ठीक है, पॉपुलेशन की जो रेट है वो पर कैपिटा बर्थ रेट पे डिसाइड करते हैं हम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोग मरे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जांपल दे रही है, पॉन्ड है जिसके अंदर 20 लोटस प्लांट पिछले साल थे, उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, इस साल 8 नए प्लांट और ऐड हो गए, तो टोटल प्लांट कितने हो गए 28। तो बर्थ रेट निकालने के लिए, क्योंकि नए ऐड हुए तो बर्थ रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 8 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि इनिशियल डिवाइडेड चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल, जो भी करोगे वो आपकी बर्थ रेट आ जाएगी, पर ईयर में आई है। ठीक है, ये देखो तुम सब लोग यहाँ पे क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला याद रखो जिससे तुम बर्थ रेट्स भी इजीली निकाल सकते हो, डेथ रेट्स भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बर्थ रेट कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले कितने का चेंज हुआ है, चाहे फिर वो बर्थ में हो चाहे वो डेथ में हो, कितने नए ऐड हुए या फिर कितने नए मर गए ऑर्गेनिज्म, क्या चेंज हुआ है वो ऊपर लिखोगे, कितना इनिशियल में चेंज था वो नीचे रखोगे, कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी, उसको जब तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो तो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो परसेंटेज में आएगी। जब आपको ऑप्शन परसेंटेज में दे रखा हो या क्वेश्चन में आंसर आपसे परसेंटेज में पूछ रखा हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन 0.x मोल, देखो 0.x में लिखा हो, यानी कि 0.x क्या हमारी रेट है, अगर 0.x के फॉर्म में लिख रखा है ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ चेंज अपॉन इनिशियल का वाला फॉर्मूला लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसे तुम्हारी बर्थ रेट भी इजीली निकलेगी और डेथ रेट्स भी इजीली निकल जाएंगी। ठीक है, आया समझ में? ये यहाँ पे एक एग्जांपल डेथ रेट का दे रखा है, देखो यहाँ पे सॉरी 440 वाला 0.1 फ्रूट फ्लाई पर वीक। ठीक है, सेम एग्जांपल है, बस वैल्यू चेंज है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या होते हैं। अब देखो एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्स रेशियो की बात करेंगे। देखो हमने बर्थ रेट्स पढ़ ली, हमने डेथ रेट पढ़ ली, ये हमारा पहला एट्रीब्यूट था पॉपुलेशन का। दूसरा एट्रीब्यूट आता है सेक्स रेशियो का, मतलब एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है। तो जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कितनी है। मतलब जब आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है, तब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जब आप रेट निकालोगे या फिर जब आप रेशियो निकालोगे तब आपको ऊपर फीमेल का रखना है और नीचे मेल का लिखना है। ठीक है ना, इसलिए तुम्हें ये चीज याद रहे, तुम्हें ये चीज समझ आए कि फीमेल को ऊपर रख के मेल को नीचे रखना है फॉर्मूले में। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ये लिख रखा है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। अब तुमने बायोलॉजी लिया तो तुम्हें पता होगा ये साइन फीमेल का होता है, ये साइन मेल का होता है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि फीमेल को ऊपर रखोगे फॉर्मूले में, मेल को नीचे रखोगे, तब तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल है और 40% पॉपुलेशन क्या है, मेल की है, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है। अगला एट्रीब्यूट आ जाता है हमारे एज को रिलेटेड, कि भाई पॉपुलेशन है एक जगह पे, अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उनकी एज से रिलेटेड भी तो वो होगा ना, कि हर ऑर्गेनिज्म की एज भी अलग अलग होगी। एक पॉपुलेशन में अगर बहुत सारे इंसान है तो कुछ लोग बच्चे होंगे, कुछ लोग बूढ़े होंगे, है ना, कुछ मिडिल एज होंगे, तो हर किसी की जो है एज डिफरेंट होगी। तो हम वो देखेंगे, वो भी हम क्या करते हैं पॉपुलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये देखो, एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे एज पिरामिड्स की मदद से हम पता करते हैं। एज पिरामिड क्या होता है कि हम 3 टाइप में एजेस को डिवाइड कर देते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। पिरामिड्स का जो शेप होता है वो बताता है कि पॉपुलेशन कैसे, कब, कितनी और कहाँ ग्रो कर रही है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में ये पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है या फिर वो पॉपुलेशन स्टेबल होगी या फिर वो पॉपुलेशन गिर जाएगी। ये तीनों चीजें हम कैसे देखते हैं, एज पिरामिड्स की मदद से देखते हैं। देखो अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही बताऊंगी, जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं हम उनको ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी वही डायग्राम आते हैं। बाकी इस चीज को ना, मैं ट्रस्ट मी, एक बार ना एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो मैं हैंड रिटन नोट से तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाऊंगी वो देख लेना,
इतना मजा आ जाएगा ना तुम्हें वो डायग्राम देख के जो मैंने बनाया है, जो भी थोड़े दिन में उसका वीडियो आएगा। प्लीज ध्यान रखना, वो वीडियो आती है मैं तुमको टेलीग्राम पे लिंक भी भेजूंगी, एक बार देख लेना, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से बनाया है मैंने, ठीक है ना। तो कब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कब डिक्लाइन कर रही है, वैसे मैं अभी समझाऊंगी तुम्हें, बट वो डायग्राम बहुत अच्छा है इसलिए। अभी देखो एनसीईआरटी के डायग्राम पे आते हैं। पहले बात तो अगर पूरी पॉपुलेशन है तो उसमें 3 तरह के लोग रहेंगे, ठीक है। इतना ही जूम हो रहा है एनसीईआरटी में, हो गया। 3 तरह के लोग रहेंगे उस पॉपुलेशन में, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, फिर हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव वाले, और उसके बाद हो जाएगा हमारे प्री रिप्रोडक्टिव। देखो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे पहले आते, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे, वो लोग जो अभी तक रिप्रोडक्टिव वाली एज तक नहीं पहुंचे हैं, जिनकी बॉडी में प्यूबर्टी नहीं आई है, वो सब आ जाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले में। रिप्रोडक्टिव वाले में वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक्टिवली, जिनकी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी आ चुकी है, तो अब से वो वाले ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएंगे। जो अपने रिप्रोडक्शन वाली कैपेबिलिटी लूज कर चुके हैं, यानी कि अब मीनोपॉज हो चुका है, इस टाइप वाले फेज में, या फिर मैं कह दूं ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं, वो सारे आ जाते हैं हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले फेज में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, अगर किसी देश में, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे नोट्स में मैंने ये चीज लिख रखी है, एनसीईआरटी में इतना यहाँ पे नहीं लिख सकती थी क्योंकि बहुत ज्यादा मैस हो जाता, तो जब मैं पीडीएफ भेजती थी तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। डायग्राम में हम समझेंगे, जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग ज्यादा होंगे तब फ्यूचर में पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, ये बात याद रखो। जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होंगे, यानी कि अगर किसी देश में छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वही तो बच्चे बड़े होंगे। समझ में आया इतना? अगर मैंने कहा रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग बराबर है, मतलब अभी जितने लोग बड़े हैं, ठीक है, यंग एज में, उतने ही लोग अगर बच्चे हैं अभी एक पॉपुलेशन में, एक कंट्री में, तो फ्यूचर में क्या ये पॉपुलेशन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी भाई, उतने ही लोग पोस्ट में चले जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले में, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे। तो पहले जितने लोग रिप्रोडक्टिव में थे, अब प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब रिप्रोडक्टिव में है, वो भी तो उतने ही लोग हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ी कहाँ? लेकिन पॉपुलेशन कम भी नहीं हुई। तो उस केस वाली पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर में ये पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है। समझ में आया इतना? अब वो पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबल रह जाती है। जब मैं कहूं कि रिप्रोडक्टिव वाले बहुत सारे हैं, रिप्रोडक्टिव वाले कम है कंपैरिजन में, तो फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या करेगी, कम कर जाएगी। हम पॉपुलेशन अभी देख रहे हैं, यंग लोग कितने, भाई इतने सारे यंग लोग हैं, लेकिन अभी बच्चे जो मतलब प्री रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन है, वो अगर इतनी सी है, तो फ्यूचर में यही तो पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन बनेगी, तो फ्यूचर में पॉपुलेशन कम हो जाएगी आज के कंपैरिजन में। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कौन सा देश जो होगा, या फिर कोई भी जगह, कंट्री नहीं, कोई भी एक स्पेसिफिक जगह जहाँ की पॉपुलेशन हम देखना चाह रहे हैं, वो फ्यूचर में एक्सेसिव पॉपुलेशन वाली बनेगी, या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन स्टेबल रह जाएगी। समझ में आया इतना? आया सबको समझ में इतना? अब देखो, एक होता है एक्सपेंडिंग, मतलब जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, देखो इस टाइप का अगर ग्राफ बना है, तो तुम्हें ये दिख रहा होगा इस ग्राफ में कि प्री रिप्रो वाले तुम्हें कितने सारे दिख रहे हैं, देखो कितनी लंबी लाइन है, मतलब प्री रिप्रो वाले हमारे ज्यादा हैं। फिर ये ब्लू जो दिख रहा है ये रिप्रोडक्टिव है, और जो पिंक दिख रहा है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अब तुम देख रहे हो प्री रिप्रो ज्यादा है, रिप्रो उससे कम, और पोस्ट रिप्रो उससे कम है। इसका मतलब जब ऊपर के साइड जाएंगे, अपेक्स की साइड, तो हमारा ग्राफ नैरो होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब फ्यूचर में ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। अब ये पॉपुलेशन अगर फ्यूचर में तुम्हारी इंक्रीज कर गई, तो ऐसे वाले देश को हम क्या कहते हैं, या फिर ऐसी जगह को, ऐसी कंट्री को हम क्या कहते हैं, ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन कहते हैं उसको। कहाँ मिलती है? इंडिया में मिलती है ना। इंडिया में अभी पॉपुलेशन क्या ग्रो हो रही है। आगे देखते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन मैंने कहा जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले बराबर होंगे, जहां पे ये बराबर होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं वहां पे फ्यूचर में पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, जैसे कि हमारा जर्मनी, ठीक है। डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रो वाले कम दिख रहे हैं, रिप्रो वाले ज्यादा दिख रहे हैं, ये वाले ही आगे जाके रिप्रो वाले बन जाएंगे, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। उधर क्या थी, पॉपुलेशन स्टेबल थी, यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई है हमारी कम हो गई है, डिक्लाइन करने लग गई है। कहाँ है हमारे, सीरिया, साइबेरिया और जापान में ऐसा देखने को मिलता है। समझ में आया इतना? आगे से एनसीईआरटी हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब के सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन दबा के ही जाएंगे आप लोग।
लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सेशन प्रोडक्टिव था या नहीं, अच्छा लगा या नहीं। और अगर किसी ने पहले वाले सेशन नहीं देख रखे हैं तो प्लीज आप वो सब जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, जो कि है t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन करेंगे @svneetbiology। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।